नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में जानेंगे, जिसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी शॉर्ट में लिखते हैं डीपीएसपी। क्या लिखते हैं? शॉर्ट में लिखते हैं डीपीएसपी। अब 2 मिनट जो हम कल की क्लास का रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो आगे की चर्चा करेंगे। तो कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स को, जिसमें आर्टिकल 12 से लेकर हमने 35 तक जो है पढ़े थे। तो कल की क्लास में हमने दोस्तों कहाँ से स्टार्ट की थी क्लास? कल की क्लास में हमने स्टार्ट की थी 5वें मौलिक अधिकार से, जो कि सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार के बारे में बात करता है, जिसमें आर्टिकल 29-30 के बारे में हमने बात की थी। तो आर्टिकल 29 में कहा गया था अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में, यानी जो अल्पसंख्यक या माइनॉरिटीज़ हैं ये जो है अपनी भाषा, लैंग्वेज, लिपि और साथ ही दोस्तों अपनी संस्कृति को जो है संरक्षित कर सकते हैं। अब जो ये माइनॉरिटीज़ हैं या अल्पसंख्यक हैं, इनको जो है किस आधार पर जो है अल्पसंख्यक माना गया था? तो इनको जो है भाषाई एवं धर्म के आधार पर, यानी जिस भाषा को लोग बोलने वाले लोगों की संख्या कम है या जिस धर्म को मानने वालों की संख्या कम है, तो उसको जो है दोस्तों माइनॉरिटीज़ या अल्पसंख्यक जो है कहा जाता है। और भारत में कितने अल्पसंख्यक हैं? भारत में 6 अल्पसंख्यक हैं, जिसमें सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समाज है मुस्लिम। फिर दोस्तों इसमें आते हैं बौद्ध, जैन, पारसी और साथ ही दोस्तों जैन, और इसके बाद इसमें आ जाते हैं ईसाई। तो ये 6 धर्म जो है पारसी जो है हो जाते हैं, और सिख भी जो है इसी में आते हैं। इसके बाद हमने जाना था दोस्तों आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 कहता है यानी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। जो अल्पसंख्यक हैं ये जो है अपने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उनको चला सकते हैं, उनको रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 30 में था। अब आर्टिकल 31 को जो है समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि ये संपत्ति का अधिकार जो है हुआ करता था। इसको 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है समाप्त करके एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था। जिस कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 300 क्या जोड़ा गया था, और इसको जो है संविधान के भाग 12 में जो है शामिल कर दिया गया था। और साथ ही जो संपत्ति का अधिकार हुआ करता था इसको जो है वैधानिक यानी लीगल राइट्स जो है बना दिया गया था। अब आर्टिकल 32 की यदि बात करते हैं तो ये हमारा छठा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको आर्टिकल 32 में रखा गया है। आर्टिकल 32 को जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने जो है संविधान का हृदय एवं आत्मा जो है कहा था, तो ये आपको याद रखना। और साथ ही यदि बात करते हैं तो आर्टिकल 33, दोस्तों आर्टिकल 33 की हम बात करेंगे तो इसमें जो है पूछा जाता है कि कौन सा आर्टिकल जो है संविधान के भाग 3 का उल्लंघन करता है। तो आर्टिकल 33 जो है संविधान के भाग 3 का उल्लंघन करता है, क्योंकि दोस्तों इसमें CBI वगैरह को रखा गया आर्टिकल 33 में, और इनके अधिकारियों को कुछ विशेष अधिकार जो है प्राप्त होते हैं, जो कि आर्टिकल 33 जो है संविधान के भाग 3 का जो है उल्लंघन करते हैं। आर्टिकल 34 में जो है मार्शल लॉ के बारे में यानी विधि शासन के बारे में बात की जाती है, जिसके द्वारा कुछ आर्टिकलों पर जो है प्रतिबंध लगा दिया जाता है जब मार्शल लॉ लागू होता है। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 में कहा गया है कि संसद को अधिकार है कि संविधान के भाग 3 में जिन आर्टिकलों को अपराध माना गया उनके लिए जो है कानून बना सकते हैं। तो संविधान के भाग 3 में जो है आर्टिकल 17 और 23 को जो है दोस्तों क्या माना गया? अपराध घोषित किया गया है। तो इनके लिए जो है संसद कानून बना सकती है, क्योंकि आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत के बारे में बात की जाती है, और साथ ही आर्टिकल 23 में जो है मानव दुर्व्यवहार यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव को बेचने के बारे में बात की जाती है। तो इनके लिए जो है संसद कानून बना सकती है। तो ये इनको अधिकार मिला हुआ है संसद को आर्टिकल 35 के तहत। अब हम आज की क्लास में जानने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिनको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में DPSC लिखते हैं। अब इनका एम क्या है, ये कहाँ से लिए गए हैं, इनको संविधान के किस भाग में रखा गया है, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है इनको जो है संविधान के भाग 4 में जो है रखा गया है, और संविधान के भाग 4 में जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो है हम पढ़ने वाले हैं। और ये कहाँ से प्रेरित है? DPSP आयरलैंड के संविधान से।
लेकिन आयरलैंड ने इनको कहाँ से लिया है, तो आयरलैंड ने जो है स्पेन से जोड़ा है, तो ये आपको याद रखना है। अब जो ये डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है दोस्तों, इनका उद्देश्य क्या है, यानी एम इनका काम है कल्याणकारी राज्य की स्थापना, यानी इनको जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में, यानी सभी को जो है सभी व्यक्तियों के लिए यानी सभी नागरिकों के लिए समान न्याय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही दोस्तों कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए जो इनको जोड़ा गया था। अब यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, यानी डीपीएसपी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता क्योंकि इनको वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, यानी जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है इनको जो है किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता या इनको लागू नहीं कराया जा सकता क्योंकि ये बात योग्य नहीं है, यानी इनको जो है संवैधानिक यानी वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, यानी इनका उल्लंघन करने पर किसी भी नागरिक को कोई सजा का प्रावधान नहीं है, तो ये कहा गया यहाँ पे। अब डीपीएसपी से संबंधित कुछ कथन यानी स्टेटमेंट है कि डीपीएसपी को किसने क्या कहा था। डीपीएसपी से संबंधित कथन जैसे केटी शाह, इन्होंने कहा था, केटी शाह ने, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, यानी इसका क्या मतलब है। तो दोस्तों आपने देखा होगा, आप अचानक से किसी बैंक में पहुंच जाएं, अचानक से ज़्यादा रुपया निकालने की मांग करें तो बैंक का कैशियर कहता है कि आपको जो है एक दिन पहले बताना चाहिए था कि इतना कैश हमको निकालना, अब एकदम हम इतना कैश कहाँ से लाएं। तो इस प्रकार इन्होंने केटी शाह ने कहा था जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ये ऐसा चेक है जो कि बैंक अपनी सुविधा के अनुसार अदा करता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जी ऑस्टिन, इन्होंने जो है डीपीएसपी को संविधान की आत्मा कहा था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, डीपीएसपी को संविधान की आत्मा किसने कहा था, तो ये कहा था जी ऑस्टिन ने। और जी ऑस्टिन ने एक बुक लिखी थी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी बुक के लिए जो है 2011 में भारत सरकार ने इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। किसको, जी ऑस्टिन को सम्मानित किया था। और इन जी ऑस्टिन की मृत्यु हो गई थी, कब हो गई थी, 2014 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये जी ऑस्टिन के बारे में था जिन्होंने डीपीएसपी को संविधान की आत्मा कहा था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने जो है डीपीएसपी को संविधान की अनोखी विशेषता या नवीन विशेषता जो है कहा था। यानी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे डीपीएसपी को संविधान की अनोखी विशेषता या नई विशेषता किसने कहा था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा था। केसी व्हीलर, इन्होंने डीपीएसपी को जो है लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा था। यानी डीपीएसपी को लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र किसने कहा था, केसी व्हीलर ने कहा था। एलएम सिंघवी यानी लक्ष्मीमल सिंघवी ने जो है डीपीएसपी को संविधान का जीवनदायी प्रावधान का, यानी जो डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है इनको संविधान का जीवनदायी प्रावधान किसने कहा था, एलएम सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी ने जो है कहा था। अब आते हैं टीटी कृष्णाचारी। टीटी कृष्णाचारी की बात करते हैं तो डीपीएसपी को इन्होंने भावनाओं का वास्तविक कूड़ादान या सच्चा कूड़ादान कहा था। इन्होंने ऐसा क्यों कहा था, इन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि इन्होंने कहा था जब इनका उल्लंघन करने पर कोई सजा का प्रावधान नहीं है तो इनको जोड़ने से क्या फ़ायदा, ये जो है एक वास्तविक कूड़ादान या सच्चा कूड़ादान के समान है, तो इसलिए इन्होंने ये कहा था। तो ये थे कुछ स्टेटमेंट यानी कथन जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, यानी कानून बनाते समय डीपीएसपी को जो है ध्यान में रखना चाहिए। अब दोस्तों जो डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है, यानी समाजवादी सिद्धांत जिसमें अनुच्छेद 38, 39, 39 से 41, 42, 43, 43 से तथा 47 को रखा गया है। गांधीवादी सिद्धांत अनुच्छेद 40, 43, 43 भी, 46, 47, 48। उदार बौद्धिक सिद्धांत अनुच्छेद 44, 45, 48, 48 से 49, 50, 51। और कुछ आर्टिकल ऐसे हैं दोस्तों तीनों भागों में आते हैं, तो बिल्कुल कोई बात नहीं है, तीनों में आए हैं। अब यहाँ पे हम आर्टिकल को जो है स्टार्ट करने वाले हैं। हमने जाना है जो संविधान डीपीएसपी है, यानी डीपीएसपी के बारे में हम बात करें दोस्तों। तो डीपीएसपी में जो है कितने आर्टिकल हम पढ़ते हैं, तो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक जो हम पढ़ने वाले हैं। अब आर्टिकल 36 क्या कहता है, आर्टिकल 36 कहता है कि राज्य की परिभाषा के बारे में। हमने जब पढ़े थे मूल अधिकार तो हमने आर्टिकल 12 में जाना था कि राज्य की परिभाषा, और यहाँ पे राज्य जो है स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा बल्कि देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें जो है कुछ जैसा राज्य सरकार, केंद्र सरकार, संसद को, स्थानीय निकाय को और साथ ही अन्य निकायों को, इन सभी को
के द्वारा जो है राज्य को परिभाषित यानी देश को परिभाषित जो है किया जाता है। और राज्य की परिभाषा जो है 3 आर्टिकलों में, आर्टिकल 12, 36 और 152 में याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 की हम बात करते हैं तो डीपीएसपी को जो है किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, क्योंकि ये बाद योग्य नहीं है, इन्हें वैधानिक शक्ति जो है प्राप्त नहीं है। यानी डीपीएसपी का उल्लंघन करने पर जो है किसी को सजा का प्रावधान नहीं है, क्योंकि ये बाद योग्य नहीं है, आर्टिकल 37 कहता है। अब आर्टिकल 38 क्या कहता है? आर्टिकल 38 ये कहता है राज्य का कर्तव्य है कि वह जो है लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित करे। आर्टिकल 39 कहता है सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना। यानी आर्टिकल 38 और आर्टिकल 39 जो है राज्य को कल्याणकारी बनाने की बात करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया कौन कौन से आर्टिकल जो है राज्य को कल्याणकारी बनाने की बात करते हैं, तो आर्टिकल 39 और आर्टिकल 38 जो है बात करते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे बात करेंगे 39A की, तो इसको जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था। इसमें कहा गया सभी को समान रूप से न्याय तथा आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था। यानी आपने देखा होगा कोई जो है बहुत ही ज़्यादा गरीब व्यक्ति होते हैं, वे कोर्ट में जाते हैं और वकील की फीस जो है नहीं दे पाते हैं, तो वे कहते हैं जज साहब मैं जो है बहुत ही ज़्यादा गरीब हूँ कि मेरे पास जो है इतने पैसे भी नहीं है कि मैं किसी वकील को जो है हायर कर सकूँ, इसलिए जो है कोई भी वकील मेरा केस लड़ने को तैयार नहीं है, तो इसलिए जो है जज साहब जो है अपनी तरफ से एक वकील देते हैं ताकि उनका केस जो है लड़ा जा सके। तो ये बताया गया आर्टिकल 39 के कै में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, जिसको जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 39 के घ की, तो इसमें जो स्त्री एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। यहाँ पे कहा गया स्त्री एवं पुरुषों को जो है समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। अगर कोई स्त्री एवं पुरुष जो एक ही जैसे कार्य करते हैं तो उनको जो है एक समान वेतन का प्रावधान आर्टिकल के घ में जो है दिया गया है। अब आर्टिकल यानी अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन। तो ग्राम पंचायतों का गठन ये कई बार जो है पूछा गया है, तो इसको इम्पोर्टेंट लिख लेंगे। तो किस आर्टिकल में? आर्टिकल 39 में जो है ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात की जाती है। अब अनुच्छेद 41 क्या कहता है? अनुच्छेद 41 कहता है सभी का यानी सभी नागरिक जो है अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सकें। आर्टिकल 41 कहता है सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सकें। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 41 में। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा किस आर्टिकल में? 41 में। अब आर्टिकल 42 क्या कहता है? आर्टिकल 42 कहता है कार्य करने की न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं, साथ ही स्त्रियों को प्रसूति सहायता। यानी कार्य करने की न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं, यानी कार्य करने के लिए जो ऐसा मानसून होना चाहिए जहाँ पर जो है व्यक्ति आराम से कार्य कर सके, न ज़्यादा गर्मी हो न ज़्यादा ठंड हो, तो ये मानवीय दशाएं हैं। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 42 में। साथ ही जब कोई महिला स्त्री जो है गर्भवती होती है और वह जो है सरकारी कर्मचारी होती है तो उसको जो है छुट्टियाँ वगैरह दी जाती हैं और उनकी सैलरी जो है बराबर आती है। तो ये आर्टिकल 42 में है। अब आर्टिकल 43 की हम बात करते हैं, तो इसमें कहा गया राज्य का कर्तव्य है कि वह कृषि और उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को जीवन निर्वाह के लिए उचित मजदूरी मिल सके। यानी कहा गया है कि मजदूरों को कम से कम इतनी तो सैलरी मिल सके या इतना ही तो मजदूरी मिल सके ताकि वह टाइम से 2 टाइम की जो है रोटी जो है खा सके सुकून से। इसके बारे में बात की जाती है आर्टिकल 43 में। अब आर्टिकल 43 का आर्टिकल 43 का क्या कहता है? ये कहता है दोस्तों कर्मचारियों को औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधन में भागीदार बनाया जा सके। तो आपने देखा होगा जो ये औद्योगिक कंपनियां होती हैं इनमें जो है कर्मचारियों का जो लीडर होता है, मान लेते हैं कोई कर्मचारियों का यानी लेबर वर्कर का यूनियन होता है, तो उसको जो है किस में? औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधन में भागीदार बनाया जाए ताकि वह अपनी लेबर की बात रख सके। तो ये कहा गया है इसमें। अब इसको आर्टिकल 39 के ए को जो है कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है जोड़ा गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 43 के ख। इसको जो है 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत जोड़ा गया था। किसको? आर्टिकल ख को जो है जोड़ा गया था। अब यहाँ पे बात की जाती है राज्य सहकारी समितियों का गठन। यानी राज्य
सहकारी समितियों का गठन जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, जैसे बी मार्ट, विशाल मेगा मार्ट, ए मार्ट, छोटा बाज़ार, बड़ा बाज़ार, तो ये सभी जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है होती हैं, और इनका गठन जो आर्टिकल 43 के ख के द्वारा किया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आर्टिकल 44 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 44 में जो है समान नागरिक संहिता लागू के बारे में बात की जाती है। तो समान नागरिक संहिता लागू किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 44 में। प्रथम राज्य गोवा बना था, यानी आज़ादी से पहले ही जो है गोवा में समान नागरिक संहिता लागू थी, लेकिन आज़ादी के बाद जो है प्रथम राज्य उत्तराखंड बना है, जिसमें समान नागरिक संहिता जो है लागू हो गई है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। अब इससे आगे के जो 4-5 आर्टिकल बचे इनको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और साथ ही कल की क्लास में हम मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी जो है स्टार्ट करेंगे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जो बताइए आपको क्लास की क्वालिटी कंटेंट वगैरह कैसा लगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।